संघर्ष महामोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार की राजधानी पटना में गर्दनी बाग के प्रांगण में अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष महामोर्चा, अति पिछड़ी जाति समाज पार्टी, बीवीसी एससी एसटी जागरण महामोर्चा के तत्वाधान में एक दिवसीय महाधरना माननीय हाई कोर्ट पटना में एससी एसटी ईबीसी पिछड़ा समाज के लोगों का नहीं है जो पानी लेते चले। अगर कुछ विकल्प जातिगत जनगणना हुई थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उस जनगणना में एसटी एससी ईबीसी और पिछड़ा समाज के लोगों का जो संख्या में वृद्धि हुई, किसी हालत में उस वृद्धि के आलोक में राज्य सरकार ने आप लोग आरक्षण का जो दायरा बढ़ाया 15%, अखंडता ही उस आरक्षण को माननीय हाई कोर्ट पटना ने और हम एक बात बता देते हैं रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया, उसको रद्द कर दिया। उसके खिलाफ कि हौसला और हिम्मत के साथ हम लोगों ने जुनून के साथ तीनों महामोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ कार्यक्रम आयोजित की गई है। जल्द सरकार आज के इस कार्यक्रम के पल करने जा रही अति पिछड़ी जाति समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहम्मद मुश्ताक भाई अगर आप लोग हम लोग के बीच उपस्थित है। हम लोग के अभिभावक गार्जियन जाएंगे जब हमारे और अपने अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष महामोर्चा के इसीलिए इस प्रदेश के मुख्य संरक्षक आदरणीय रामलोटन सिंह चंद्रवंशी जी हमारे इस कार्यक्रम में लड़ाई है अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष महामोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय चंदेश्वर शाह जी अब हम आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित बिंदा जी, धर्मेंद्र मलाकार जी जो वैशाली के जिला अध्यक्ष है, अजय सहनी जी, चाहते हैं अशोक चौधरी जी, कम से कम आए श्रवण कुमार जी जो प्रदेश के महामंत्री हैं, धर्मेंद्र बैठा जी, विश्वजीत चौहान जी, प्रदीप महतो जी, मोहम्मद मुस्कान भाई, आंचल कुमारी ललन चंद्रवंशी जी, आंचल कुमारी आ गई चंदेश्वर शाह जी, आंचल कुमारी संतोष कुमार गुप्ता जी, विनय कुमार जी, सौरभ कुमार जी, संतोष कुमार गुप्ता जी, परमानंद गुप्ता जी, प्रेम गुप्ता जी, गौरी शंकर गुप्ता जी, शंभुनाथ महतो जी, विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता जी, हम हमारी बहन करना चाहते हैं जो महापौर के चुनाव लड़ी है, पर अगर नहीं मामूली वोट से चुनाव इस पटना महानगर का उसमें शिक्षक खा गए बहन रेखा गुप्ता जी, मुन्ना गुप्ता जी, अपने प्रदेश के महासचिव महामंत्री लाल बिहारी महतो माननीय मुखिया आप बोलेंगे रामेश्वर ठाकुर जी जो हम लोग का अधिवक्ता है, लगातार अति पिछड़ा समाज के लिए सड़क से लेकर सदन से लेकर पूरे देश में संघर्ष करते हैं। नाम नहीं देते विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता जी, अनिल राज शर्मा जी, आशुतोष कुमार जी, अशोक जी उपस्थित सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधुओं भाइयों बहनों सभी मीडिया के बंधुओं, सौरभ जी आपका स्वागत है। जिस प्रकार से हाई कोर्ट ने एसटी एससी ईबीसी पिछड़ा समाज के लोगों पर रिजर्वेशन को अमीन 20 नमस्कार जून को समाप्त कर दी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले मैं यही कहना चाहता हूँ और इतना जान लीजिए और पिछड़ा समाज है 13 तारीख से वह चारों तरफ से उसका घेराबंदी हो गई है, सबसे पहले चारों तरफ से गिर गए हैं, गिरना नहीं है गिर चुके हैं, उसी पर आंदोलन हमारी और चलेगी। उसी में निकलना है। संख्या बल अगर नहीं निकले तो जिस प्रकार से चक्रव्यूह रच दिया गया है, इस चक्रव्यूह में जिस प्रकार से अभिमन्यु फंसकर उसका मृत्यु हो गए, उसी प्रकार से एसटी एससी ईबीसी और पिछड़ा समाज का उसका अस्तित्व समाप्त होने वाला, उसकी अस्तित्व खतरे में है। कैसे खतरे में जान लीजिए, अभी नगर निकाय के चुनाव में कुछ दिन पहले परिंदे थे अति पिछड़ा का रिजर्वेशन माननीय हाईकोर्ट ने समाप्त कर दिया और उस सीट पर बिहार सरकार को आदेश दिया कि भाई उस पर आप जनरल करके चुनाव कराइए। एक तो जो हम सैकड़ों जाति है लगभग 127 जाति पटना में वह विधानसभा और लोकसभा में उसका प्रतिनिधित्व
समाज का प्रतिनिधि नहीं है उसको रिजर्वेशन एकल पद में दो। जब एकल पद में रिजर्वेशन मिला वही हाई कोर्ट उसको फिर से समाप्त कर रही है। फिर अभी देखिए कि अभी 15% रिजर्वेशन हम लोग के संख्या के अनुपात में मिला, जबकि एसटी एससी समाज को जितनी संख्या है उसके अनुसार उसको रिजर्वेशन है। हम लोग खास करके अति पिछड़ा समाज के जितनी संख्या है उसके अनुसार हम लोग को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो आरक्षण कितना है? और लोहार समाज गणना नहीं कराई थी इस बार जनगणना, यदि उसका 2% जोड़ते हैं तो हमारी संख्या 40% होता है, 38%, और थोड़ा बहुत कम आका गया है। सब जाति में थोड़ा बहुत कटौती की गई है उसकी जनसंख्या को दिखाने में। और अगर हम कुल मिला के माने तो 40% से ज्यादा मेरी संख्या है और हमारा आरक्षण देता है 20%, यानी संख्या कैसे आधा, जबकि हमको संख्या का अनुपात में मिलना चाहिए। जबकि EWS को उसका 15% आबादी है इस देश में, इस राज्य में, तो उसमें जो आर्थिक रूप से कमजोर EWS है जो 16 जाती है वह आधा के करीब है, तो 60% मिलना चाहिए उसको रिजर्वेशन। तो यहाँ उसकी संख्या है, उसकी संख्या से भी आप ज्यादा रिजर्वेशन दे रहे हैं, लोग भी कम है और उसको 10% देते हैं यानी 60% होता है, तो वहाँ उसको आप जाए चढ़ाते क्योंकि 50 से क्रॉस नहीं करना है। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट उसको जाए ठहराती है, याचिकादार होती है उसके विरोध में, उसको जाए ठहराती है, एक संख्या से भी कम दिया जाता है रिजर्वेशन। 1921 के 52% मिलता कितना था? 27%, यानी कि संख्या से भी आधा। अभी भी संख्या से कम मिल रहा है, तभी नहीं पहुंच रहा है। जब हम लोग संख्या का अनुपात मांगे तब क्या होगा? तब तो इन लोग कलेजा फटने वाला है। तो अब हम लोग मानने वाले नहीं है। अब हम लोग की जितनी संख्या है ये तो 15% जो आप रद्द किए उसको वापस कीजिए। अब बाकी जो हमारा संख्या है उस संख्या के अनुपात में हमको रिजर्वेशन दीजिए। इसलिए कह रहे थे कि चौतरफा हम लोग गिर गए। आज देखिए कि जो निजीकरण क्या है, निजीकरण सरकार हम लोग आज जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी और कर्पूरी जी जो है आज जो कुछ दिखाई दे रहा है इस मंच से हम लोग भाषण कर रहे हैं, क्या हमारा उसमें कोई योग्यता है? क्या हमारा कोई मेरिट है? अगर बाबा साहब नहीं होते तो कोई मंच पर भाषण करता पिछड़ा समाज के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग, दलित समाज के लोग नहीं करता, अधिकार नहीं था, सारे अधिकार से आप वंचित थे। जो शूद्र जाति हम लोग आते हैं जिसकी आबादी 85% इस देश में है उसको केवल सेवा करने का अधिकार, बाकी कोई अधिकार नहीं था। बाकी जो 3 वर्ग है उसको हम लोग को सेवा करना था। तो बाबा साहब का एहसास समझिए, एक व्यक्ति ने केवल इस देश में कोई एक व्यक्ति कोई देवी देवता भी नहीं कह सकता है कि इस समाज के लिए हमने कोई काम किया है, हम इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। कोई दुर्गा देवी भी नहीं कह सकती है और कोई एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। अगर वह नहीं होता तो आज हम लोग कहीं दिखाई नहीं देते। उसी तरह जानवर की जिंदगी, जिल्लत की जिंदगी जीते रहते, आज हम लोग का अपमान सहन करना पड़ता। हमारी माँ बहनों के साथ क्या होता था इतिहास पढ़िए, समझिए। इसी प्रकार से निजीकरण के माध्यम से हमारा आरक्षण समाप्त किया जा रहा है, आउटसोर्सिंग किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है। अभी चाहे आप रेल हो, उद्योग हो, खनन हो, एयरपोर्ट हो, BSNL हो, 100% भी किया। अरे शिक्षा हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, सारे संस्थानों में आप ब्लॉक अनुमंडल जिला में देखिए, अस्पताल में देखिए, सारा के सारा 90% लोग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, 10% ही सरकारी नौकरी में है। सारे के सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। सफाई कर्मी सरकार पहले उसको बहाल करती थी, आज कॉन्ट्रैक्ट पर इस शहर की सफाई हो रही है। हजारों लोग हमारे कर्मचारी भाई लगा हुआ है, उसको वेतन 6 और 8 हजार रुपया पर काम करना पड़ता है। लाखों रुपया उगाही की जाती है उसके नाम पर। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम क्या है? ये रिजर्वेशन समाप्त करने की हथियार है, जिस हथियार के माध्यम से आपका रिजर्वेशन समाप्त होगा। एक तरफ यहाँ से घेर लिया, दूसरी तरफ आपको आरक्षण समाप्त कर रही है। तीसरा है कि आपको लेटरल एंट्री से IAS की नियुक्ति हो रही है।
अब बताइए कि आईएएस की नियुक्ति हो रही है पीछे के दरवाजे से, बिना परीक्षा बिना इंटरव्यू के। देश आईएएस चलाता है और आईएएस जैसे नौकरी उसको पीछे के दरवाजे से आईएएस बनाया जा रहा है। मतलब समझ रहे हैं कितना बड़ा घेराबंदी है। जब आपका लोग नहीं, एक खास जाति के लोगों को बनाया जा रहा है, एक खास जाति के लोगों को आईएएस बनाया जा रहा है। बाप का राज है। एक चपरासी भी अपने देश में नहीं बनाया जा सकता है बिना परीक्षा बिना इंटरव्यू के, और आईएएस को बनाया जा रहा है। फिर भी हमारा एसटी एससी बीसी पिछड़ा समाज के लोग चुप है। अभी तक तो रोड पर रोड को उखाड़ के फेंक देना चाहिए था, लेकिन अभी तक रोड तक नहीं पहुंचा है। ये अफसोस की बात है, अभी तक रोड तक हम नहीं पहुंचे, जबकि रोड सड़क की जो रेल लाइन है इसको उखाड़ के फेंक देना चाहिए था। जबकि हमारी 85% हमारी आबादी है, हमारे खिलाफ इसलिए हो रहा है। लेटरल एंट्री एंड सिविल सर्विस के माध्यम से आईएएस की नियुक्ति, कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से जजों की नियुक्ति हो रही है। आज जो हाईकोर्ट ने हम लोग खिलाफ डिसीजन दिया है, इसमें कैसे बहाली होती है? बिना परीक्षा और बिना इंटरव्यू के कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से एक खास जाति को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जा रहा है। मतलब समझ रहे, चारों तरफ से घेराबंदी कर लिया है। सीबीआई कौन बनेगा? सीआईडी के लोग कौन बनेंगे? इनकम टैक्स के लोग छापे कौन देंगे? वही आईएएस हो। एक खास जाति के लोगों को बनाया जा रहा है। आज शिक्षा को देखिए, शिक्षा को जानबूझ के इतनी महंगी किया जा रहा है। एक समान मिडिल क्लास के आदमी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है तो गरीब भाई कहाँ से पढ़ाएगा? जबकि इस देश से गरीब की आबादी 70% है। जो किसी भी जाति को हो, मिडिल क्लास के लोग जो मास्टर है, जो शिक्षक है, कर्मचारी है, वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। इतना एजुकेशन को महंगा कर दिया गया है, इतनी ने शिक्षा को महंगा कर दिया है कि आप समाज अपने आप नहीं पढ़ेगा। मैट्रिक इंटर तक आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैट्रिक और इंटर के बाद जो पढ़ने पर जो खर्चा आता है हमारा, जो 70 लाख 75 लाख 1 करोड़ रुपया से कम खर्च नहीं आती है। खाली लगा। अगर इतना पैसा नहीं है, कहीं से आप बच्चों को इंजीनियरिंग कराइएगा तो 5 लाख 7 लाख में आपका बेटा इंजीनियर हो जाएगा। लेकिन जब नौकरी इसी पटना में वो नौकरी की तलाश में जाएगा तो 15,000 की नौकरी उसको नहीं मिलेगी। एक तरफ 15,000 की नौकरी नहीं मिल जाता है उसी डिग्री पर, और उसी समान डिग्री के बावजूद उसको 1 लाख 20 से 15 लाख 20 लाख का पैकेज मिलता है। मतलब साफ है कि अनपढ़ गवार को ही 15,000 की नौकरी मिल जाती है, और इंजीनियर होने के बावजूद ही 15,000 की नौकरी आपको नहीं मिलती है। मतलब समझ जाइए कि आपका जो पैसा खर्चा करिएगा एजुकेशन पर, सब आप आगे बढ़ पाइएगा। तो हमारे पास पहुंचा है, हाथ मेहनत की कमाई खाते हैं। कितना हाथ का रोज का मजदूरी कितना है? 400-500 रुपया। क्या 400-500 रुपया में घर चल सकता है? हम पूछना चाहते हैं कि परिवार को 400 रुपया में चला लीजिएगा, और 2 किलो आम खरीदते हैं तो 200 रुपया लगता है, फल खरीदते हैं तो दूध खरीदते हैं तो लगता है। 400 रुपया में घर चलेगा? केवल घर चलाना है, केवल घर चलाना है 400 रुपया में। ब्याह शादी सुख श्राद्ध भर बीमारी दवा दारू मोबाइल बिल टेलीफोन बिल बिजली बिल न्योता पिहानी से लेके कपड़ा लत्ता सब साबुन तेल सब उसी में है। क्या 400 रुपया 12,000 के महीना में संभव है? खर्च चल जाएगा। जिसे पैसा देने का बारी आता है, जिसे उसको कमेटी भरना होता है, उसे बेचैन रहती है पैसा पुराने में। ये तो हालात है। तो देश आगे बढ़ा है कि हमारा देश पीछे गया है। आज से 10 साल पहले देखिए, कोई लोग कर्जे में नहीं था, कमाता था और खाता था। लेकिन आज देखिए गांव में कोई ऐसा परिवार नहीं है जो 3-4 कमेटी नहीं उठाए हुए हैं। 1-1 लाख 1.5 लाख एक कमेटी उठाई है, 3 लाख 4 लाख रुपया सारे के सारे परिवार कर्ज में है। ये हालात ऐसा होगा। पैसा को सेंट्रलाइज कर दिया गया है, 4-5 व्यक्तियों के बीच पैसा का सेंट्रलाइज कर दिया गया। पैसा वहां जाता है, गाँव समाज में सब जगह पैसा दिखाई दे रहा था। लेकिन 10 साल में कहीं बताइए, कहीं पैसा कोई किसी के घर में 10,000 20,000 रुपया अगर नगद देखना चाहते हैं, किसी घर में नहीं है। हम जानते हैं, हम जुड़े हुए लोगों से पैसा नहीं है, चौतरफा घेर दिया गया है। आप लोगों की भाषण में कहे बिना शिक्षा का परिवर्तन संभव नहीं, बिना शिक्षा का परिवर्तन संभव नहीं। शिक्षा को जानबूझ के महंगा कर दिया गया है। दोनों सबसे बड़ी लूट इस देश में होती है, शिक्षा और स्वास्थ्य। सरकार को ये 2 लूट अगर बंद कर दिया जाए तो गरीब की हालत सुधर सकती है। कोई ऐसा
परिवार नहीं है जिसको शिक्षा में लोट नहीं होती है। किसी स्कूल का 2000 फीस है, किसी का 5000, किसी का 10,000, साला बाप का राज है। अरे सरकार को तय करना है, चाहे कोई भी स्कूल हो उसका कितना फीस होगा वो सरकार तय करेगी। गाड़ी चलाते धुआं का भी अगर धुआं का कागज नहीं होता आपको फाइन होता है। इस साले जो मास्टर स्कूल कॉलेज खोले हुए हैं वो अपने तरीके से फीस रखेगा 15,000 बाप का राज है, सरकार तय करेगी। लेकिन सरकार क्यों छूट दी है? लूटने वाला जो समाज है उसका है, लुटाने वाला समाज है वो मेरा है, इसलिए लूट की छूट है। अगर हम लोग की सरकार होती, हम लोग के महामोर्चा की सरकार इसी माध्यम से बनेगा, आप ये जान ले तो लूट के छूट देने वाले नहीं है। मैं ये कहना भाई के क्यों कमीशन डॉक्टर का 500 रुपया कमीशन है, कहने के लिए 500 फीस लेते हैं, दूसरे तरीके से आप 2000 रुपया उससे लेते हैं। और अल्ट्रासाउंड बिना मतलब जरूरत भी नहीं तो कराते हैं कमीशन लेने के लिए, तो गरीब तो लुटा रहा है। इस पर छूट क्यों? कोई एक्सरे 150 में करता है, कोई 500 में करता है। एक प्रकार की रेट होनी चाहिए, सरकार तय करना चाहिए। सरकार इस पर तय नहीं करती है क्योंकि समाज गरीब को लूट रहा है। इसलिए आप इसको समझिए कि यह समाज चौतरफा घिर गया है, चारों तरफ से घेराबंदी शुरू है। अगर इसके बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर कर्पूरी जी का जो नामो निशान है इसको मिटाने पर लोग लगा हुआ है। ये आरक्षण देने वाले ये लोग हैं, आरक्षण समाप्त हो रहा है तो बाबा साहब का नाम रहने वाला है क्या? ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नाम और कर्पूरी जी के नाम समाप्त हो जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप बढ़िया किस प्रकार का षड्यंत्र चल रहा है, किस प्रकार से हमारे समाज के लोगों को रिजर्वेशन समाप्त करने के तौर तरीका चल रहा है। बाबा साहब का नाम निशान समाप्त कर देगा, बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा बिना रिजर्वेशन का, बन सकता है, बन सकता है किसी का। आज आरक्षण समाप्त हो जाए इसमें से किसी का बेटा रिजर्वेशन क्वालिफाई कर सकता है? नहीं करेगा, इसलिए रिजर्वेशन समाप्त कर रहा है। तो उस पदों पर 100% लोग वही लोग रहेगा, हम लोग कहीं दिखाई नहीं देंगे। आज तो कहीं वही दिखाई दे रहे हैं, थाना में भी हमारा लोग है, कोर्ट कचहरी में लोग है, हमारे यहाँ शोषण होता है तो हम बोलते हैं तो अगला मदद करता है। लेकिन जिस दिन कोई नहीं रहेगा आपका सुनने वाला थाना पर, कोर्ट कचहरी में, तब सोचिए क्या होगा। जाइएगा आपको ढकेल के भगा देगा, मार के भगा देगा, कोई रहेगा नहीं आपकी वकालत करने वाला, तब क्या होगा? इसलिए समझिए कि शिक्षा को जानबूझ के महंगा किया जा रहा है, इसलिए चारों तरफ से घेराबंदी शुरू है। अगर इसके समय रहते अगर हम लोग सचेत नहीं होते हैं तो हम लोग बिल्कुल समाप्त हो जा रहे हैं। इसलिए एक अंत में एक अंत नहीं है, उसको कोई चिंता नहीं है। उसके जाने के बाद किसी को छोड़ के वो नहीं जा रहा है कि ताकि उसके बाल बच्चों के साथ शोषण अत्याचार दमन होगा, उसके साथ अत्याचार होगा, उसके जानवर के रहने के लिए मजबूर होगा जानवर की तरह। लेकिन जिसके पास वंश है, जिसका वंश आगे चलने वाला है, वो ऐसे सभी लोगों के आरक्षण बचाने की लड़ाई को लड़ना चाहिए, मजबूती से लड़ना चाहिए। नहीं तो हम लोग के जाने के बाद हम लोग क्या, हम लोग तो 10-15 साल 20 साल 25 साल और रहेंगे, उसके बाद हम लोग तो चले जाएंगे कोनारा शमशान घाट। लेकिन हमारे आम औलाद रहने वाला है, वह आम औलाद को उसका हक अधिकार समाप्त करने जा रही है ये सरकार। ये मनुवादी व्यवस्था के लोग जो पार्टी ही धर्म पर जो पिछड़ा दलित के उसके हक अधिकार समाप्त करने के लिए 1925 में आरएसएस की स्थापना के प्रधानमंत्री है, इसलिए भी उसको सपोर्ट करता है। ये दिमाग से हटा दीजिए। आज तक किसी को कोई ठगा है, आज तक किसी को कोई धोखा दिया है दूसरा कभी नहीं दिया है। जब भी कोई धोखा दिया है, ठगा है, तो अपना बन के दिया है, अपने साथ रह के दिया है। इसी प्रकार मोदी जी आपके साथ रह के पिछड़ा के नाम पर वो आदमी जो है, हम लोग का रिजर्वेशन समाप्त हो रहा है, आरक्षण समाप्त हो रहा है, सारा के सारा निजीकरण हो रहा है, उसके बावजूद ही चुप है। केवल जय श्री राम हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट होता है भाई। अरे वोट तो आप आइए, मुद्दे पर वोट मांगिए ना, काम के आधार पर वोट मांगिए कि या मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट मांगा जाता है। लोग दे भी देता है, समझ में नहीं आ रहा है कि लोग दे भी कैसे देता है। अरे यहाँ पर बच्चों के भविष्य से मतलब नहीं है, उसको नौकरी से रोजगार से मतलब नहीं है। आप निर्भर हो जाइए
अभी 5 किलो अनाज आप भीख मांग के खा रहे हैं। अनुदान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आज पेट भी नहीं चला पा रहा है वहाँ के आदमी, भोजन भी 2 वक्त की नहीं व्यवस्था कर पा रही है। क्या सोचता होगा ऑस्ट्रेलिया के लोग, फ्रांस के लोग, जर्मनी के लोग, इंग्लैंड अमेरिका के लोग, कितनी गरीबी है। अरे जापान में 46 में बम गिरा, विनाश हुआ, लंगड़ा लुच्चा पैदा होने लगा वहाँ, और 47 में 1 साल बाद भारत आजाद होता है, तभी भी आज गरीबी, लाचारी, बेरोज, आधे से अधिक लोग घर नहीं है। आज उगते हुए सूरज का देश है जापान। आखिर वहाँ कौन लोग है? वहाँ भी तो नेता है, वहाँ भी तो लोग नेता नीति बनाता है जो देश आगे बढ़ाए, गरीब आत्मनिर्भर बना। आज 78 साल होने के बावजूद ही 5 किलो अनाज पर हमारे लोग जिंदा है। आज देखिए झुग्गी झोपड़ी में हमारे माँ बहन लोग रहती है, इसके लिए घर नहीं है। इस शहर में एक चौराहे पर सोता है, मच्छर काटता है, क्या करे व्यवस्था, उससे कोई सुनने वाला नहीं है, उससे कोई समझने वाला नहीं है, उसके लिए कुछ करने वाला नहीं है। कौन लोग है? हमारी माँ बहन लोग है। अरे हम लोग भी वही है। यहाँ कोई निजी स्वार्थ नहीं है नेता बनने का, ये समाज का। आज सारे नेता है, सारे पार्टी में, सभी दल में है, विधायक एमपी है। किसी ने पूरे देश में, पूरे राज्य में सुने हैं रिजर्वेशन समाप्त हो गया, किसी ने धरना पर बैठा है, कोई किसी प्रकार का ध्यान दिया है? किसी ने नहीं दिया। जबकि अति पिछड़ा है, दूसरे दलों में पिछड़ा भी है, आदिवासी भी है, अनुसूचित जाति के लोग भी है, लेकिन किसी ने बोलने का साहस नहीं दिखाता है। उसके भरोसे रहिए कि हमारा नेता है तो सब अपना सबको समाप्त हो जाएगा। उसके भरोसे नहीं रहना है हम लोग को। वो तो उसका हाथ को मजबूत कर रहा है, आपको कमजोर कर रहा है। अपने वोट, हमारे वोट से कोई अपने नेता को हाथ को मजबूत कर रहा है। अब हम दूसरे को हाथ को मजबूत नहीं करेंगे। अब अति पिछड़ा, ST SC पिछड़ा समाज के लोग अपने हाथ को मजबूत करेंगे, ताकि अपने हाथ से हम लोग नीति निर्धारण करेंगे। हम लोग अपना आरक्षण ले लेंगे। भाई 85% हमारी संख्या है। हम भी कि भाई रानी के पेट से जो निकलेगी वही राजा बनेगा, दूसरा का ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है। ये लोकतंत्र है, जिसके पास सबसे ज्यादा वोट होगा वही राजा बनेगा, वही प्रधानमंत्री बनेगा, वही मुख्यमंत्री बनेगा। तो सबसे ज्यादा वोट किसके पास है भाई? किसके पास है सबसे ज्यादा वोट? सबसे ज्यादा वोट अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी समाज के लोगों का है। वोट हमारा, राज तुम्हारा। अब यह चलने वाला नहीं है। अब वोट भी हमारा होगा और राज भी हमारा होगा। इस अभियान में, इस मिशन में हम लोग को निकलना है, और पंचायत पर, प्रखंड पर, जिला में हम लोग को धरना देना है। जब तक रिजर्वेशन आपस नहीं कर देती है सरकार और न्यायालय, तब तक हम आंदोलन को रोकने वाले नहीं है। पटना में हम लोग प्रदेश के लोगों की बैठक करेंगे। उस बैठक में फिर हम लोग बारी बारी से, चरणबद्ध तरीके से किस प्रकार से आंदोलन करना है, इस समस्या को लेकर जो ST SC EBC जागरण महामोर्चा जिंदाबाद, अति पिछड़ी जाति समाज पार्टी जिंदाबाद, कर्पूरी ठाकुर जिंदाबाद, अम्बेडकर साहब जिंदाबाद। हम कर्पूरी और अम्बेडकर ठाकुर जी के चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज की इस वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय अति पिछड़ा, जय दलित समाज, जय अनुसूचित जाति जनजाति समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद। अपना पद ग्रहण करते जिंदाबाद, जयनाथ चौहान जिंदाबाद, जयनाथ चौहान, जयनाथ चौहान, जयनाथ चौहान, अति पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज। धन्यवाद, और बहुत धन्यवाद। इन्होंने बीड़ा उठाया है। मुझे पूरा का पूरा यकीन है कि आप लोग अपना तन, मन और धन देकर स्थापित करने का काम करेंगे और अपना राज लाने का काम करेंगे, और जयनाथ चौहान के सपने को साकार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने पानी को विराम देता हूँ और अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूँ कि अपने मुखार वृंद से समाधि। हेलो, इस धरना में जितने भी हमारे मोर्चा के साथी सम्मिलित हुए, उन सबके प्रति आभार प्रकट करते हैं। और आने वाले समय में पटना में ही पूरे प्रदेश के जो 10 दिनों के अंदर में पूरे बिहार भर के अति पिछड़ा संगठन के जो साथी हैं, नेता हैं, उनको यहाँ बुलाकर आगे की रूपरेखा तय करने के लिए एक बड़ी सभा हम लोग यहाँ पर बुलाएंगे। तिथि की घोषणा और आपके मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर चला जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के महाधरना कार्यक्रम की विधिवत समापन की घोषणा करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।